हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी, उसमें लेसन नंबर 4 मुगल एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो लास्ट हमने जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरह से राजपूत एज है वो अपने आप में ग्लोरी करता है और डाउनफॉल देखते हैं। तो राजपूत एज के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो इंडिया में किस तरह से उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसका स्टार्टिंग हुआ और किस तरह से वो आगे बढ़े। ठीक है, एक्सटेंशन है वो क्या हो, अपना साम्राज्य है वो बढ़ाया। चलो देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August. Pratik saw the national flag being unfurled at the Red Fort on his TV at home. He even saw a different picture of the Red Fort. The next day, the Pratik asked his class teacher all about the Red Fort. His teacher downloaded a picture of the Red Fort as well as the picture of the other architecture monuments from the internet and showed them to the students. While showing them the picture, the teacher told them that those monuments were constructed during the Mughal period. She decided to tell them all the Mughal rural. ठीक है, अब क्या होता है कि प्रतीक है ना, जो 15 अगस्त आता है तब जो प्रतीक है वो नेशनल फ्लैग देखता है। ठीक है, कि जो रेड फोर्ट है ना वहाँ पे लगा हुआ है और ये सब कुछ देखता है वो अपने टीवी से। ठीक है, तब वो सोचता है कि ये रेड फोर्ट है वो किसने बनाया होगा। तो ये सारे डिस्कस है वो अपने नेक्स्ट डे स्कूल पे जाता है और अपने क्लास टीचर से पूछता है। तो क्लास टीचर है ना वो थोड़े से और भी ऐसे पिक्चर्स को कलेक्ट करके बताते हैं। तो वो बताते हैं कि ये सारे मुगल रूरल के टाइम पे बनाए हुए थे। तो टीचर ने डिसाइड किया कि चलो हम आज बच्चों को बताते हैं मुगल रूरल के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं कि मुगल जो रूरल थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे और उसने क्या क्या क्रिएट किया है। Delhi was under Ibrahim Lodi's rule. During that time and Babur ruled in Kabul, Afghanistan. Babur was the ruler of the Mughal dynasty. He attacked Delhi in 1526 century. Ibrahim Lodi was defeated by Babur's well-equipped army, which had cannons in the Battle of the Panipat. This brought an end to the Sultanate age and the establishment of the Mughal rule. In the beginning, the Mughals ruled near Delhi. Babur won many battles and his descendants gradually extended the empire. Let us learn about the incidents that occurred during the Mughal age and know more about the administration and social life of that time. ठीक है, अब क्या होता है कि दिल्ली में शुरुआत में इब्राहिम लोदी नाम का एक शासक था। ठीक है, उसका रूल चल रहा था। फिर क्या हुआ कि बाबर है उसका जो रूल है वो काबुल अफगानिस्तान पे पड़ रहा है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि ये इंडिया की बॉर्डर है। ठीक है, तो दिल्ली यहाँ पे आया हुआ है और अफगानिस्तान है यहाँ पे अपर साइड में आए हुए हैं। ठीक है, तो बाबर है वो यहाँ पे रूल कर रहा था जबकि इब्राहिम लोदी यहाँ पे रूल कर रहा था। तो इस बाबर ने क्या किया कि सीधा दिल्ली पे जाके आक्रमण कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया। और इस लड़ाई में क्या था कि बाबर के पास अपनी आर्मी थी जिसके पास अच्छे हथियार थे, कैनन्स थी। ठीक है, बड़ी बड़ी तोपें भी थी। इसीलिए इब्राहिम लोदी हार गया और अब जो शासक बनने वाला है दिल्ली का वो था बाबर। ठीक है, और बाबर के जो डिसेंडेंट आए, मतलब कि उसके जो वंशज आए ना, उसने ये एम्पायर को और भी बड़ा कर दिया। चलो देखते हैं हम वन बाय वन। ठीक है, कि कौन कौन से है वो। तो पहला है हमारा मेन इवेंट्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो मुगल डायनेस्टी में मेन इवेंट्स कौन से हुए हैं। तो पहला है हमारा जो रूलर था बाबर, जिसके बारे में हमने अभी देखा था कि वो है इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़के, पानीपत का बैटल लड़के वो किस तरह से जीता हुआ है। अब देखते हैं बाबर का बच्चों टाइम याद रखना है 1526 से लेकर 1530, यानी कि वो इंडिया में 4 ही साल रूल कर पाया था, 4 ईयर। ठीक है, 1527 में उसने he fought a battle with the brave Rana Sanga at the Kanava, in which Babur defeated him as his army was equipped with cannon. ठीक है, तो देखो परेड में 1526 में किसके साथ लड़ा था, वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली का किंग था, उसको हराया। 1527 में क्या हुआ कि राणा सांगा है, ठीक है, राजस्थान के वो किंग थे, बड़े अच्छे बहादुर योद्धा थे, उसको भी डिफीट कर दिया क्योंकि उसके पास वेल इक्विप आर्मी थी। ठीक है, उसके पास कैनन भी थी। और अब बात करें तो 1530 बाबर फेल इल एंड डाइड। ही फॉट मेनी बैटल्स, ले
a strong foundation of the Mughal empire and gain a control over area near Delhi and Agra. He emerged victorious in the most of the battle. अब बात करें तो बाबर है वो 1530 में क्या हुआ कि वो बीमार हो गया और उसके बाद वो मर गया, ठीक है। यानी कि वो टोटल 2 बैटल हमें यहाँ पे पढ़नी है कि 5026 में उसने दिल्ली के किंग को हराया और अपना मुगल जो एस्टेब्लिशमेंट है मुगल साम्राज्य वो शुरू कर दिया, और 5027 में राणा सांगा को भी हरा दिया था, ठीक है। 2 किंग को एक साथ हराया था 1 बाय 1 करके, और 1530 में वो डेथ हो चुका। लेकिन दिल्ली और आसपास का एरिया इतना कंट्रोल कर लिया था कि वहां पे अब कोई देख नहीं सकता था, ठीक है। अब उसका बेटा आता है, बाबर का बेटा है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं की हमें 2 डेट याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एक बीच में दूसरा भी किंग आता है, ठीक है। 1530 से लेके 1540, देखो 30 में बाबर की डेथ हुई, अब बाबर के बाद उसका बेटा आएगा 1530 से लेके 1540, यानी कि यहाँ पे 10 साल वो रूल करता है। फिर 1540 से 1555 तक 15 साल है वो किंग नहीं होता है, ठीक है। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि 15 साल यहाँ पे कौन किंग बनता है। वापस 1555 से 1556 तक 1 साल तक, ठीक है, और उसके बाद तो वो डेथ हो जाता है। अब देखते हैं हुमायूं। द हुमायूं ascend the throne of the Delhi after Babur. According to his father's will, the kingdom was divided and each of his brother inherited one's province. He retained the Delhi. अब क्या होता है कि बाबर है उसके वो मर जाता है ना, तो उसका जो किंग का जो थ्रोन होता है, ताज होता है ना, अब गद्दी है वो बेटों के हाथ में चली जाती है। तो जिस तरह से बाबर की विल में कहा गया था उसी तरह से क्या हुआ कि जितना भी बाबर ने अपना प्रदेश है अपना राज्य है, ठीक है, वो जीत लिया था ना, वो सब हमें अपने बच्चों के बीच में बांटना पड़ेगा, ऐसा बाबर ने बोला था। तो उसी तरह से हुमायूं ने सब अपने भाइयों के बीच में पूरा साम्राज्य बांट दिया और लास्ट में उसने अपने पास दिल्ली रखा हुआ था। हुमायूं had to struggle a lot against his brother कामरान and the अफगान्स, ठीक है। तो जो हुमायूं है ना उसको अपने जो भाई है कामरान, ठीक है, उसके साथ बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, और अफगान तो पहले भी उसकी मुसीबत बढ़ा ही रहे थे। Humayun was defeated twice by the Sher Shah and he had to escape for 15 years in order to save his life. During that time, Akbar was born in the palace of the king of अमरकोट। अब क्या होता है कि देखो हुमायूं है ना वो 2 बार डिफीटेड किया जाता है, किसके द्वारा, तो शेर शाह सूरी नाम का एक योद्धा है, ठीक है, वो हुमायूं को 2 बार डिफीट कर देता है। और इसीलिए 15 साल तक मैंने जो आपको टाइम पीरियड बताया था ना, 15 साल बीच में नया राजा आता था, तो इसी की वजह से शेर शाह सूरी की वजह से ही हुमायूं को वहां से भागना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ बचानी थी इसीलिए। फिर क्या होता है कि इन 15 सालों के बीच में ही अकबर है उसका बॉर्न होता है, कहाँ पे होता है, तो किंग है थे अमरकोट के, वहां पे उसका बॉर्न होता है। हुमायूं रीगेन द दिल्ली फ्रॉम द सक्सेडर ऑफ शेर शाह, ठीक है। अब क्या होता है कि हुमायूं है वो वापस अपना ताज है वो पा लेता है, अपनी गद्दी पा लेता है दिल्ली की। क्यों? क्योंकि अब शेर शाह नहीं था और उसके सक्सीडर थे। अब देखते हैं शेर शाह। देखो हुमायूं का आया था 1530 से लेके 1540 तक, ठीक है, तो अब 1540 से हुमायूं चला जाता है 15 साल तक, यानी कि 1555 तक नहीं होता है, तो 1540 से 1545 तक शेर शाह होते हैं। और आगे हम बात करें तो 1545 से लेके 1555 तक, इन 10 साल में शेर शाह सूरी के जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो दिल्ली के ऊपर राज करते हैं। Sher Shah Suri was an Afghan leader who had progressed on his own. He defeated Humayun twice and thereafter established the Sur dynasty in Delhi, ठीक है। तो शेर शाह सूरी है ना वो एक अफगान का लीडर था, ठीक है, उसने अपने आप में इतना प्रोग्रेस कर लिया था जिसकी वजह से हुमायूं को उसने 2 बार हराया था, और सूर डायनेस्टी है, ठीक है, शेर शाह सूरी, ठीक है, तो ये सूरी है ना, सूरी डायनेस्टी उसने दिल्ली में बढ़ाई हुई थी। After gaining a control over the Delhi, he won many other important battles. He then expanded his empire from the Kabul to Bengal and Malwa, ठीक है। तो उसने दिल्ली के साथ साथ कई सारे और भी बैटल्स जीते हुए थे, जैसे कि उसने अपना एम्पायर है, ठीक है, अपना राज्य है वो काबुल तक पहुंचा दिया था और बंगाल तक और मालवा तक भी पहुंचा दिया था। ही इज नो एज अ रिफॉर्मर इन हिज हिस्ट्री, ठीक है, तो वो अपने टाइम का रिफॉर्मर था, ठीक है, जिसको हम अच्छा काम करने के लिए जाने जा सकते हैं, ऐसा वो पर्सन था। आफ्टर शेर शाह द मुगल डायनेस्टी वॉज री एस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली, ठीक है, तो शेर शाह के बाद वापस मुगल डायनेस्टी वो आई हुई थी। अब देखते हैं आगे।
50-55 में बच्चों जब हुमायूं को अपना वापस किंगडम मिल गया तो वो एक ही साल तक रूल कर पाया और उसको एक बीमारी की वजह से, ठीक है, जो लाइब्रेरी है ना उसमें वो किताबें पढ़ रहा था तो वो पैर फिसलने की वजह से वो मर गया, ठीक है, ऊपर से गिरने की वजह से। तो 1556 से लेके 1605 तक, ठीक है, 1605 तक अकबर है वो रूल करने वाला है। तो अकबर इंडिया की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है। अकबर वॉज जस्ट 13 ईयर ओल्ड व्हेन हिज फादर हुमायूं पास्ड अवे, ठीक है, तो अकबर है सिर्फ 13 साल का था जब उसके जो फादर है वो चले गए थे। Akbar was a very young and so Bahram Khan, a faithful minister of Humayun, brought him up as a guardian and took care of administration on Akbar's behalf. अब क्या था कि अकबर है वो इतना छोटा था कि बैरम खान है ना उसने अकबर की सारी जिम्मेदारी ले ली। बैरम खान है वो हुमायूं का एक अच्छा और फेथफुल मिनिस्टर था, ठीक है। तो अकबर ने सारा कारोबार है वो किसको दे दिया था? बैरम खान को, ठीक है। बैरम खान ही अकबर के तौर पे सारे जो काम है ना वो करते थे, ठीक है। अब देखते हैं हेमू, द लीडर ऑफ सिकंदर शूर एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर द दिल्ली व्हेन अकबर वाज इन पंजाब विद द गार्डियंस ऑफ बैरम खान। अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब क्या था कि हेमू है, हेमू, ठीक है, हेमू है ना वो क्या था? वो सिकंदर सूर है, ठीक है, सूर डायनेस्टी उसका एक लीडर था, एक पावरफुल लीडर था। उसने क्या किया कि जब अकबर है वो दिल्ली में नहीं था, पंजाब में गया हुआ था ना, तो दिल्ली पे अब कोई नहीं था राजा, तो ये हेमू है ना वो दिल्ली पे राज करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि अकबर के पास बैरम खान था, ठीक है, तो बैरम खान ने वापस हेमू को डिफीट कर दिया और उसको पानीपत के बैटल में हरा दिया। Since the Bayram Khan became a more independent, Akbar seized away all his power and sent him for Hajj. He was killed on the way of Hajj. ठीक है, अब क्या था कि जब जब बैरम खान के पास जितनी जितनी पावर बढ़ती गई ना वो अपने आप को आज़ाद और राजा समझने लगा, तो अकबर को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसको हज की यात्रा में भेज दिया और वहीं पे क्या हुआ कि वो मारा गया। अकबर annexed the Chittor and Ranthambore in the battle of against the Rana Pratap. Frequently the battle were fought between them. अब क्या था कि अकबर है वो चित्तौड़ भी जीत लिया और रणथंबोर है वो भी जीत लिया। किसके सामने? तो महाराणा प्रताप के सामने। हाँ, ये दोनों ही बैटल है उसने एक 1 by 1 कर ली थी, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बैटल नहीं की थी, ठीक है, इनडायरेक्ट बैटल की थी, जहाँ पे अकबर नहीं गया था लेकिन उसके सेनापति वॉर के लिए गए हुए थे। Akbar's empire expanded during the period between the 1585 to 605 century. He annexed the Kandahar, Kashmir, Kabul, established his rule over the Kandesh, अहमदनगर इन द साउथ। ठीक है, अब क्या था कि 1585 से लेके 1605 तक, ठीक है, यानी कि इतने सालों 1585 से 15 1 और 5 यानी कि 20 सालों में अकबर ने इतने सारे जो किंगडम्स है ना उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था, ठीक है, इन सबको जीत लिया था। There was a lot of disorder during the last day of the Akbar's rule as the Prince Salim revolt. Later on the Salim adopted the name of Jahangir and ascend the throne. We have already gathered a lot of information about the different ruler of Mughal dynasty like Babur, Humayun, Akbar and Sher Shah Suri of the Sur dynasty. Now, we, basis of these, let us know about the administration and society, art and culture. अब क्या था? अब हम सबको पता है कि जब लास्ट डे आ गया था ना, मतलब कि अकबर अब मरने वाला था, तब क्या था कि उसके जो शासन व्यवस्था है, उसके जो राजा है ना, उसमें कई सारे डिसऑर्डर मिलने लगे थे, ठीक है, कि मतलब कि कोई ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अकबर का जो बेटा है जिसका नाम है सलीम, ठीक है, सलीम जो फ्यूचर में जहांगीर नाम करके वो राजा बनने वाला है, वो कोई भी बात अकबर की मानता नहीं था और क्या करता था, उसके सामने वो विद्रोह कर देता था। अब देखते हैं आगे, रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद अदर रूरल, ठीक है, तो जो ये मुगल्स है वो दूसरे रूरल के साथ किस तरह से जो रिलेशन रखते थे, अदर जो किंग थे उसके साथ। When the Humayun had escaped, even the Hindu ruler gave him shelter. Therefore, their culture was reflected in the upbringing of the Akbar. He took the help of Hindu ruler when
he ascended the throne. He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the Rajput rurals. Therefore, he maintained a good relation with the Rajput rural and won their confidence. The rural who did not accept his authority, he had to face him. The rural of Sisodia Rajput did not accept his rule and had many confrontation with him. अब क्या था कि हुमायूं है वो जब उसके पास अपना शासन नहीं था, ठीक है, 1540 से लेके 1555 तक, तब क्या होता कि तब जो हिंदू रूरल थे, ठीक है, हिंदू के जो राजा थे ना, उसी ने शेल्टर दिया हुआ था हुमायूं को कि तुम यहाँ पे अभी रह सकते हो। और इसी की वजह से क्या हुआ कि अकबर का जो परवरिश हुई ना, वो उसके ऊपर हिंदू जो साम्राज्य है, ठीक है, उसका इफेक्ट हुआ। और उसको पता भी ये चल गया कि हम राजपूत है, उसको इग्नोर किए बिना यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि राजपूतों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और उसका कॉन्फिडेंस हमेशा जीतते रहे। और जो भी लोग है मुगल डायनेस्टी का जो रूलर है वो एक्सेप्ट नहीं करते थे ना, अपना जो राज है वो नहीं मानते थे मुगल डायनेस्टी का, तो क्या था कि उसको मुगलों का सामना करना पड़ता था। हाँ, बात करें हम सिसोदिया राजपूत की, तो उन लोगों ने मुगल का राज एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए ये सारी लड़ाइयाँ हुई। अब देखते हैं ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर appointing the successor of the kingdom, and it would usually to be the oldest son. During the Mughal rule, all the sons would get an equal share of the empire. This kind of hierarchy was implemented during the Humayun's region. After that, the rural conspire against each other for the throne. Brother would be quarrel with one another for the throne, and whoever won ascend the throne of Delhi. अब क्या था कि जब तक बाबर जिंदा था, ठीक है, और उसके बाद हुमायूं आया, तो अभी भी ऐसा चल रहा था कि मुगल डायनेस्टी में क्या था कि जितना भी किंगडम है वो सब भाइयों में इक्वली बांट लिया जाए। लेकिन क्या था कि हुमायूं के बाद जब अकबर आया ना, तब ये सिस्टम चेंज हो गई थी। क्या क्या था कि वहां पे अब जो ब्रदर्स होते हैं ना, उसी के बीच में किंगडम को लेके फाइटिंग होना शुरू हो गई थी, ठीक है। और जो भाई है, ठीक है, वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे अपना जो दिल्ली का थ्रोन है ना उसको पाने के लिए। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अकबर, ठीक है। द सूबेदारी सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. Akbar divided his kingdom into the 15 sections. Each section was known as the Suba or provinces. The subsection Suba was called government, and the subsection of the government was known as a Pargana. The head of the each Pargana was called the Amir, who would collect the revenue. There were Gram Panchayat in village, and the head was known as Patel, Chaudhry, Mukaddam, etc. Thus, during that time, various executives were appointed. अब क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। देखो, मुगल पीरियड में अकबर है वो मेन किंग था, और उसके नीचे है ना सेक्शंस को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। सेक्शंस मतलब उसका बड़ा साम्राज्य 15 सेक्शंस में डिवाइड था। बड़ा साम्राज्य वो 15 भाग में विभाजित था, ठीक है। और हर भाग को हम कह सकते हैं सूबा, ठीक है। क्या कह सकते हैं? सूबा। सूबा के नीचे क्या था? सूबा के नीचे था गवर्नमेंट, ठीक है। क्या थी? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट है उसके नीचे भी आता था परगना, ठीक है। क्या आता था? परगना। जैसे कि हमारा भारत देश है उसके अंदर गुजरात आता है, गुजरात के अंदर हमारा जामनगर आता है, ठीक है। उसी तरह से परगना थी। परगना के नीचे हम बात करें तो ये परगना है, उसके नीचे विलेज पंचायत आती थी, ठीक है। ग्राम पंचायत कह सकते हैं वो। अब जो परगना है, ठीक है, यानी कि जामनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो मेन हेड होता है उसको कहा जाता था आमिर, और जो ग्राम पंचायत है ना उसके हेड को कहा जाता था पटेल कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था, या मुकद्दम भी कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो चलती थी, और जो ये उसके हेड थे वही रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। आगे हम बात करने वाले हैं During the Akbar's region, pilgrims' tax was not levied. Thus, there would be a huge crowd in the pilgrim center. Akbar was considered to be the most tolerant and the benevolent king among all the Mughal rule. He regularly organized a religious meeting in the prayer hall at the Sikri. It was also a discussion hall at the religions matter where discussed there. The representative from all the religions attend the meeting. The royal court was adorned by scholars.
अब क्या था कि अब अकबर है वो धर्म है, ठीक है, धर्म से लेके जितने भी टैक्स है ना उसको भी मानने लगा था, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहता था। इसीलिए उसने क्या कहा कि सिकरी में एक बड़ी सी धर्म सभा का आयोजन वो करवाता था, ठीक है। हर साल वो क्या करता था कि हर टाइम वो एक ऐसी ही धर्म की परिषद बुलाता था जिसमें हर धर्म के लोग आते थे और धर्म के बारे में वो डिस्कस करते थे, जिसको रॉयल कोर्ट भी कहा जाता था, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े जो धर्म के विशेषज्ञ थे ना वो आते थे वहां पे। आगे देखें, द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वेयर, ठीक है। तो अब अकबर की कोर्ट की बात करें तो उसमें 9 रत्न थे जिसके नाम है टोडरमल, ठीक है। जो कौन थे टोडरमल है, वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मतलब कि जो भी टैक्स आएगा किस तरह से हमें टैक्स लेना है उसके बारे में थे। फिर है मान सिंह, द लीडर ऑफ द दक्ष आर्मी, ठीक है। तो जो दक्ष आर्मी है, ठीक है, उसके वो लीडर थे मान सिंह। अब बात करें तो अबुल फजल है, तो हिस्टोरियन एंड द राइटर ऑफ आईने अकबरी एंड अकबरनामा। तो अबुल फजल है वो एक राइटर थे जिसने आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों लिखा है। अब तानसेन की बात करें तो हम सबको पता है तानसेन कौन थे, तो फेमस सिंगर है। फिर है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, तो मुल्ला दो प्याजा कौन है, तो क्लेवर एंड जोई कोटिया, ठीक है, तो वो एक बहुत ही होशियार और चतुर जो सभा है, ठीक है, उसके एक सदस्य थे। अब देखते हैं महेश दास बिरबल, ठीक है। महेश दास तो हमने सुना नहीं है लेकिन बिरबल के बारे में जरूर सुना होगा। तो बिरबल है, ठीक है, अकबर बिरबल हमने जो कहानियां सुनते हैं ना उसी में जो बिरबल है वही है ये ओरिजिनल बिरबल, ठीक है। तो बिरबल का पूरा नाम है महेश दास बिरबल। द क्विक्ड विटेड कॉटियर एंड ट्रिकेस्ट मा, ठीक है, क्या था वो बहुत ही होशियार चतुर था जिसके पास लगभग सारी ट्रिक्स थी। अब बात करें तो हमम द फेमस वैद्य फिजिशियन, ठीक है, तो हमाम कौन है, तो वो एक जो डॉक्टर कह सकते हैं ना वो था। अब बात करें तो फैजी, तो रिनोवेटेड पोएट एंड अबुल रहीम द हिंदी वर्ड्स राइटर, ठीक है। तो फैजी की बात करें तो फैजी कौन है, तो फैजी है वो अच्छे एक व्याख्यात पोएट का थे जो कविताएं लिखती थी। अब और बात करें लास्ट वाला जिम, तो वो है अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम कौन है, तो वो एक हिंदी के अच्छे राइटर थे, ठीक है। यहाँ पे हमें पढ़ना है कि दीवान क्या है, बख्शी क्या है, सरदार क्या है, काजी क्या है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छी तरह से इसमें चेक कर लेना, ठीक है, कि काजी कौन है, तो काजी उस टाइम पे जज थे, ठीक है। कोटवाल कौन है, तो कोटवाल है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, ठीक है, जो लॉ और ऑर्डर को देखने का काम करता है, ठीक है। दीवान कौन है, तो वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना उसका हेड होता है वो है। तो एक बार ये पढ़ लेना। और ये हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे अकबर बैठा हुआ है और ये सारे उसकी कोर्ट के मेंबर्स हैं, ओके। अब देखते हैं रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह, ठीक है। तो कौन से ऐसे रिफॉर्मर्स हैं जो शेरशाह ने बनाए हुए हैं, जो शेरशाह हमने पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, अकबर से पहले। Shershah ruled over Delhi for 5 years. He introduced many reforms during his short span, and there is a battle known as a reform than a warrior. With the Todelmal's help, he prepared a table for revenue collection based on the type of the land in production. Akbar followed the same method for revenue collection. He removed the toll booths so that there could be free transportation of goods. He constructed the road to increase the trade and for the convenience of pedestrians, among which the famous road were constructed between number 1 Agra and बरहामपुर, नंबर 2 आगरा एंड मारवा, नंबर 3 लाहौर एंड मुलान, ठीक है। तो अब क्या था कि देखो शेरशाह है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए किंग बना हुआ था। हमने देखा था कि 1540 से लेकर 1545 तक ही वो रूल हुआ था, मतलब कि 5 साल का ही राज था उसका। लेकिन इतने छोटे टाइम में वो भले ही बैटल जीत चुका हो लेकिन उसको रिफॉर्मर का, एक वॉरियर का तो बेस तभी मिलेगा, एक डिग्री तभी मिलेगी जब उसने इतने सारे रिफॉर्मर्स सचमुच में किया हो। पहला तो उसने काम क्या किया था टोडरमल, ठीक है। हमने देखा था कि अकबर के जो 9 जेम्स है, ठीक है, उसमें से एक है टोडरमल जो क्या करता था, टैक्स मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर था। तो पहले शेरशाह सूरी ने ही उसी को फाउंड किया था, ठीक है। तो उसी के पास एक अच्छा सा टैक्स बॉक्स बनवाया था कि कौन सा टैक्स कितने लोगों के पास कितने वैल्यू में हम ले सकते हैं। तो जितनी जमीन थी, जैसी जमीन थी ना और जैसे वहां पे प्रोडक्शन होता था उसी हिसाब से हम उसके पास टैक्स लेंगे। तो ये सारी सिस्टम थी। और साथ साथ बात करें तो वहां पे टैक्स के जो बूथ थे, ठीक है, यानी कि लोगों के पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम टोल टैक्स देखते हैं ना अभी, वैसे ही उस टाइम पर भी टोल टैक्स थे। लेकिन अब क्या था कि शेरशाह सूरी ने ये सब कुछ बंद करवा दिया था। दूसरी बात करें अब कि शेरशाह सूरी ने रोड भी अच्छे बनवाए थे, आगरा से लेके जो बरहानपुर है, ठीक है, आगरा से लेके मालवा और लाहौर से लेके मुलान, वहां तक के 3 ऐसे
बड़े बड़े हाईवे भी बनाए हुए थे जो आज के टाइम में भी हमें देखने को मिलते हैं। He also planted trees on both the side of the road and construct the rest house. He had set up a means house to means silver coins uniform in weight. He was very strict about the discipline of the army and had therefore the strictly ordered that the army not to harass the villager or destroy the coup while marching. During his region, the Kotwal were responsible for the arresting criminals. Sher Shah was himself very active and motivated others to by keeping them busy at work. अब क्या था, अब हम ये बात करने वाले हैं कि शेरशाह ने क्या क्या था, जो हम देखते हैं कि रोड बनवाए हुए थे, ठीक है। तो रोड के दोनों साइड शेरशाह ने क्या किया कि रोड के दोनों साइड उसने ट्रीज को ग्रो कर दिया और रेस्ट हाउस भी बनाया। रेस्ट हाउस क्या है बच्चों, आराम करने का गृह, जिसको हम विश्राम गृह भी कह सकते हैं। और वहां पे उसने सिल्वर कॉइन भी बनवाए थे, यूनिफॉर्म सिल्वर कॉइन बनवाए थे, मतलब कि हर जगह पे एक ही सब सेम ही वजन के चांदी के सिक्के हो। उसने आर्मी को भी ऐसा स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि कोई भी जब हम मार्च करेंगे, ठीक है, तो वहां पे तो कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई पौधा है, कोई पार्क है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम गांव वालों को भी सताएंगे नहीं। और कोतवाल को भी बोल दिया था कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्रिमिनल को पकड़ने की है। इस तरह से वो सब लोगों को बिजी रखता था और अपना शासन व्यवस्था खुद ही संभालता था। अब देखते हैं चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। चित्तौड़ की एक शाखा जो इतनी बहादुर थी, उसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। चलो देखते हैं। There were frequent struggle between the Mughals and the Sisodiya Rajput. The courageous Sisodiya Rajput were not ready to accept the Mughal supremacy, so they fought against Akbar boldly and bravely. Among all the warriors, Maharana Pratap's bravery is a special northern way. Among the ruler of the Sisodiya dynasty, Maharana Pratap was one of the who fought against the Akbar continuously till the end. Since the Akbar wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought between the Mewar and Delhi, among which the Battle of the Haldi Ghati is considered to be the landmark battle. Akbar had a huge and well-equipped army with the modern weapon, cannons, gunpowder in the sufficient numbers, and the artilleers, where Maharana Pratap had the advantages of his Chevaliers, Rajput warriors who lived in the forest and were therefore used the fighting wars in hilly area. अब क्या था कि अब हम सबको बताया कि मुगल लोग है वो क्या चाहते थे कि वो अपना राज है वो सब जगह पे फैलाना चाहते थे, लेकिन सिसोदिया राजपूत है उसने मना कर दिया, ठीक है, वहां पे विद्रोह कर दिया कि हम तुम्हारी सुप्रीमेंसी क्यों माने। इसीलिए उन दोनों के बीच में कंटिन्यूसली जो वॉर्स थे, ठीक है, जो बैटल्स थी वो होने लगे। और उसमें हम बात करें तो सिसोदिया राजपूत में महाराणा प्रताप करके है, ठीक है, आपने कई बार उसके बारे में नाम सुना होगा, तो वही है वो महाराणा प्रताप, ठीक है। वो कंटिन्यूसली अकबर के सामने वॉर करना, बैटल रखना जारी रखना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि वो मुगल की सुप्रीमेंसी नहीं चाहते थे। जब तक वो जिंदा थे ना तब तक वो मुगल का सुप्रीमेंसी नहीं माने थे, ठीक है। इसीलिए अकबर ने क्या किया, अकबर भी चाहता था कि वो उसका जो रूल है वो मेवाड़ में हो जाए। महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के ही थे, लेकिन महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि उसकी जो प्रख्याति है, जो ख्याति है ना, वो पूरे नॉर्थन में फैली हुई थी। इसीलिए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी वाला युद्ध हुआ, जिसमें क्या था कि अकबर के पास बड़ी सी वेल ट्रेन वेल इक्विपमेंट वाली आर्मी थी, ठीक है, उसके पास पूरे के पूरे जो गन पाउडर है, टॉप है, ठीक है, वो सब कुछ थे, लेकिन महाराणा प्रताप के पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सामने क्या था कि महाराणा प्रताप के पास ऊंचे ऊंचे जो किले हैं, उसकी ऊंची ऊंची जो झीलें हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है वो थे, और उस जंगल है, ठीक है, जंगल एरिया, वहां पे रहने के जो आदिवासी लोग रहते थे ना, उसने भी महाराणा प्रताप का सपोर्ट किया था। और आदिवासी लोग है वो जंगलों का अच्छी तरह से उसका जो वे है वो बता होता था, इसीलिए वॉर लड़ने में इजी होता था। आगे देखते हैं। There were just 22,000 soldiers who fought bravely against the lack of Mughal soldier। अब क्या था कि महाराणा प्रताप के पास लगभग 20 से 22 हजार ही सोल्जर थे, जबकि मुगल के पास पूरा 1 लाख सोल्जरों का झुंड था।
In the battle of the Haldighati, Maharana Pratap and his horse Chetak attained the martyrdoms, and that can be never be forgotten. Chetak was specially trained for battle in the battlefield. Chetak would move according to the Maharana Pratap's command. When the battle of the Haldighati was at its peak, Chetak acted according to the Rana Pratap's instruction and jumped high to reach upon a Mughal Senapati who was seated on his elephant. The Northy Way incident is one where Rana Pratap threw a spear at the Senapati, but he was saved because of the Haudat. There were many such incidents in the battle of the Haldighati which were noteworthy. It is believed that when the Maharana Pratap was injured, one of his leaders wore his canopy to distract the Mughal ruler. Chetak took the injured Rana Pratap away from the battlefield. There were many such incidents about the Rana Pratap and Akbar mentioned in his history. अब क्या था कि हल्दीघाटी बैटल हुआ तो हम सबको बताया कि महाराणा प्रताप और जो उसका घोड़ा था, ठीक है, चेतक नाम का घोड़ा था, वो किस तरह से लड़ते थे। चेतक है वो स्पेशली ट्रेन घोड़ा था, तो वो महाराणा प्रताप के हर ऑर्डर को मान लेता था। क्या था कि जब भी महाराणा प्रताप है, मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताऊंगा कि वो किस तरह से फाइटिंग करते थे, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या हुआ कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप है वो घायल हो चुके थे। घायल होने की वजह से क्या हुआ कि उसका जो एक मिनिस्टर है, महाराणा प्रताप का एक मिनिस्टर, उसने महाराणा प्रताप का जो पगड़ी होता है ना, जो मुकुट होता है ना, वो अपने सर पे धारण कर लिया और मुगलों को डिस्ट्रैक्ट करने लगा कि क्योंकि जो उस टाइम पे तो अच्छे अच्छे दूरबीन नहीं आए हुए थे, इसलिए कोई पता नहीं चलता था कि कौन है, इसीलिए सब लोगों को लगता था कि यही महाराणा प्रताप है। लेकिन जब महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो चुके थे ना, तो वो चेतक के ऊपर बैठ के युद्ध का मैदान, ठीक है, वहां से वो विदाई ले चुके थे। आगे देखें तो महाराणा प्रताप lost the battle against Akbar but did not give up. He wandered in the forest, faced many difficulties but remained determined. The Rana Pratap formed the army with the help of the Bhamasa, a Jain trader who helped him the financial and fought against the Mughal rulers. Again he won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will not sleep peacefully. अब क्या था कि महाराणा प्रताप है वो अकबर के सामने बैटल को हार गए थे, ठीक है, क्योंकि जो हल्दीघाटी वाली बैटल थी वहां से तो वो आ गए थे, ठीक है, लेकिन वो युद्ध नहीं जीत पाए थे, इसीलिए उसने वो नेवर गिव अप वाला सोचा। महाराणा प्रताप कंटिन्यूसली फाइटिंग करने लगे थे और उसी में फाइनेंशियल पैसों की मदद है वो भामासा नाम के एक जैन ट्रेडर है ना, उसने की थी। वापस महाराणा प्रताप ने अपनी आर्मी को कलेक्ट किया, ठीक है, आर्मी को खड़ी कर दिया और जितने भी किले मुगल के थे, ठीक है, उन सबको जीत दिया। लेकिन अभी भी महाराणा प्रताप है वो चित्तौड़ जीत नहीं पाए थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं चित्तौड़ नहीं जीत लूंगा ना, ठीक है, वापस नहीं ले लूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं सोऊंगा, ठीक है, नहीं बैठूंगा। चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ महाराणा प्रताप है वो चेतक के साथ किस तरह से युद्ध लड़ते थे। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता कि ये जो है वो महाराणा प्रताप है और ये उसका घोड़ा है चेतक है, और यहाँ पे देखो हाथी कितना बड़ा होता है जनरली घोड़े से, ठीक है, फिर भी चेतक क्या करता था, इतना खड़ा हो जाता था और हाथी है, ठीक है, उसके ऊपर पांव रखता था और महाराणा प्रताप है वो अपना स्पीयर है, अपना जो भाला है ना, वो क्या करते थे, वो अपना भाला है वो जो भी ऊपर बैठा हुआ है ना उसके ऊपर छोड़ते थे ताकि ऊपर हुआ बैठा हुआ इंसान है वो मर जाता था। इस तरह से वो बैटल्स को लड़ते थे। लेकिन हल्दीघाटी वाले युद्ध में क्या हुआ कि हाथी को चलाने वाला जो महाराणा प्रताप है उसने अपना स्पीयर है वो छोड़ दिया, लेकिन जो हाथी को चलाने वाला था ना उसको स्पीयर लग गया, लेकिन ये सेनापति को नहीं लग पाया, ठीक है, और इसी की वजह से महाराणा प्रताप है वो घायल हो चुके थे। अब देखते हैं एक्सरसाइज में बच्चों की एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है। अकबर इज नोन एज अ सक्सेसफुल रूलर, ठीक है, जो अकबर है वो किस तरह से सक्सेसफुल रूरल बन गया था, तो आपको ये बताना है। तो वो इजी है क्योंकि उसने कई सारे जो राज्य है वो जीते हुए थे, साथ साथ उसने धर्मजी की जो परिषद है वो भी बुलाता था और सब लोगों के लिए अच्छा भी वो काम करता था। शेरशाह सूरी इज नो एज द रिफॉर्मर, ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने कौन से रिफॉर्मर किए थे वो भी आपको बताया। अब तीसरा देखते हैं तो महाराणा प्रताप इज नो फॉर हिज स्टेडी फास्ट डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो महाराणा प्रताप है वो अपने जल्दी निर्णयों के लिए बहुत ही प्रख्यात है, तो वो भी सही बात है क्योंकि हम सबको पता है कि किस तरह से वो लड़ने में और वापस आर्मी कलेक्ट करने में सक्षम थे। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और डिस्कस करना है। अब देखते हैं बच्चों राणा प्रताप और अकबर के बारे में
ठीक है। 9 जीम ऑफ अकबर के बारे में हमें पता करना है और रिलीजियस मीटिंग ऑफ अकबर, इन सब के बारे में बताना है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि स्टेटमेंट है वो कौन से रॉन्ग है और राइट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो पढ़ के सही कर देना है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।